بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome back. Once again, I'm here to record video lecture for biology, and this video lecture is for class 10th. And today my topic is role of gene and protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में जीन क्या रोल अदा करता है, या प्रोटीन की मदद जीन की मदद से प्रोटीन कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप सीखेंगे। सबसे पहले आप जान ले प्रोटीन क्या चीज़ है। प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन इज़ अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और हमारे और आपके और पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है मेजरली प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रोटीन के बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन आपके हेयर्स के अंदर मौजूद हैं, नेल्स के अंदर मौजूद है, मसल्स में मौजूद है। रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरह से एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए हैं। तो प्रोटीन आपकी बॉडी का एक अहम कंपोनेंट है। अब ये प्रोटीन बनता कैसे है, इसमें जीन क्या रोल प्ले करता है, तो ये इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे, या आप कह लें कि इसमें आप प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म सीखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन किस तरह से बनते हैं। रिमेंबर, जब भी सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं तो प्रोटीन बनने में दो स्टेप्स होते हैं या दो स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे स्टेज को कहा जाता है ट्रांसलेशंस। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, तो इसका आसान जवाब हम लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस स्टेज को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैसेंजर आरएनए पे मौजूद कोड्स को ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दो मेजर स्टेप हैं, एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशंस। अभी हम पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मैसेंजर आरएनए। जब भी कोई सेल प्रोटीन बनाता है तो रिमेंबर, प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड को अरेंज किया जाता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिससे प्रोटीन बनते हैं। अब अमाइनो एसिड के तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। अब सेल ने डिसाइड करना है कि उसने कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है। तो जिस टाइप का भी प्रोटीन बनता है उसमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अरेंज करना होता है, जिससे वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी कि कौन सा अमाइनो एसिड उठाना है और उसको कौन से सीक्वेंस में अरेंज करना है, कहाँ पे उसको लगाना है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। तो इसका जवाब है कि ये इंफॉर्मेशन सेल के डीएनए के पास मौजूद होती है और उसी को हम कहते हैं जीन। फॉर एग्जाम्पल, सेल एक प्रोटीन बनाना चाहता है, जिसके लिए मैंने यहाँ उस सेल का डीएनए मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, और सपोज वहाँ पे जो प्रोटीन ने बनना है उस प्रोटीन के लिए जीन सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास, ये दो जगह मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए का ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे वो जीन मौजूद है उस प्रोटीन के लिए। आप कह सकते हैं कि वो प्रोटीन बनाने के लिए वो इंफॉर्मेशन मौजूद है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस डीएनए से इस जीन को निकालना है तो इसका तरीक़ाकार होता है कि डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल ये डीएनए मॉलिक्यूल है, जहां पे डीएनए से उस जीन को निकालना है तो वो जगह वहां पे वो मॉलिक्यूल टूट जाता है डीएनए का। सपोज यहाँ पे ये मॉलिक्यूल टूट गया, इधर जो बॉन्ड्स मौजूद हैं वो टूट जाते हैं, तो ये वाला स्ट्रैंड इससे अलग होना शुरू कर लेता है, ये वाला बाहर निकालना शुरू कर लेता है इस तरह से। अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड इससे निकलता है और डीएनए अपना स्ट्रैंड बनाना, नया स्ट्रैंड बनाना दूसरा शुरू कर लेता है। तो जैसे ये नीचे आता है ये वाला स्ट्रैंड अलग होता जाता है, ये वाला स्ट्रैंड इससे अलग होता जाता है इस तरह से,
یہ باہر آ جاتا ہے اور اس کی جگہ ڈی این اے نیا اسٹرینڈ فارم کر لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپلیکیشن آف ڈی این اے. سپوز ریڈ کلر سے میں دکھا رہا ہوں, یہ وہ نیا اسٹرینڈ ہے جس ڈی این اے دوبارہ سے فارم کر لیتا ہے, تو ڈی این اے مالیکیول پھر سے بن جاتا ہے. ڈی این اے خود کو پھر سے بنا لیتا ہے اور یہ ایک اسٹرینڈ اس سے الگ ہو چکا ہے, تو وہ یہاں پہ اس اسٹرینڈ کو میں نے یہاں دکھایا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے لے کر یہاں تک وہ جین موجود تھا, تو یہاں پہ ڈی این اے مالیکیول ٹوٹ جاتا ہے, یہاں سے اسے یہ ایک اسٹرینڈ الگ ہو جاتا ہے اور یہ والا اسٹرینڈ اپنے لیے یہ کمپلیمنٹری اسٹرینڈ پھر سے بنا لیتا ہے. تو ڈی این اے مالیکیول پھر سے ریسٹور ہو جاتا ہے, پھر سے وہ اپنی دوبارہ شیپ میں آ جاتا ہے کیونکہ دوبارہ وہ ریکوری کر لیتا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ریپلیکیشن آف ڈی این اے. اب جو اسٹرینڈ یہاں سے علیحدہ ہو چکا ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے میسنجر آر این اے میں, یا میسنجر آر این اے کو ہم کہتے ہیں ایم آر این اے. اب آر این ایز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آر این اے اور ڈی این اے میں فرق ہوتے ہیں, اور اس کا ایک فرق یہ ہے کہ ڈی این اے میں نائٹروجینس بیس تھائمین استعمال ہوتا ہے, تھائمین, جبکہ آر این اے میں تھائمین موجود نہیں ہے. آر این اے میں تھائمین کی جگہ یوراسیل موجود ہے. اب یہ والا اسٹرینڈ جو یہاں سے الگ ہو چکا ہے, یہ والا اسٹرینڈ, اس میں جہاں کہیں بھی تھائمین موجود ہوگا, سپوز یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کسی جگہ پہ تھائمین موجود ہے, تو جس جگہ پہ بھی تھائمین موجود ہوگا تھائمین کو ہٹایا جائے گا اور اس کی جگہ یوراسیل کو لگایا جاتا ہے. سپوز ٹی ہٹ گیا تو ٹی کی جگہ یو لگ جائے گا. اب جب تمام ٹیز کو اسٹرینڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور یو لگ جاتا ہے تو ٹرانسکرپشن سٹیج مکمل ہو جاتا ہے. اب آپ کے پاس اس ڈی این اے سے میسنجر آر این اے بن چکا ہے. یہ والا میسنجر آر این اے یہ کس چیز سے بنا؟ یہ اس ڈی این اے کے اسٹرینڈ سے بنا. یہ ڈی این اے اسٹرینڈ ریپلیکیٹ ہو گیا, اس سے یہ والا ٹکڑا باہر کی طرف آ گیا. اس ٹکڑے پہ جہاں پہ تھائمین موجود تھا, تھائمین نائٹروجینس بیس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ یوروسیل کو لگا دیا گیا. اب اس طرح ڈی این اے والا اسٹرین ایم آر این اے میں کنورٹ ہو چکا ہے. تو آپ کے پاس پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا, ٹرانسکرپشن. اب ٹرانسکرپشن سے کیا ہوا؟ ٹرانسکرپشن سے یہ ہوا کہ یہاں پہ جو نائٹروجینس بیس سیکوینس موجود تھی جس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک کوڈ جس کو کہا جاتا ہے, وہ بیس سیکوینس اس مالیکیول کے ساتھ آ چکے ہیں, ایم آر این اے کے ساتھ آ چکا ہے. اب اس بیس سیکوینس کو نائٹروجینس بیس سیکوینس میں یا نائٹروجینس بیس میں نائٹروجینس امینو ایسڈ نائٹروجینس بیس کے سیکوینس کو امینو ایسڈ کے سیکوینس میں تبدیل کیا جانا ہے. تو اس کے لیے ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے, وہ ہے ٹرانسلیشن. اب یہ میسنجر آر این اے نیوکلیس کو چھوڑ کر سائٹوپلازم کے اندر آ جاتا ہے. اب جب یہ سائٹوپلازم میں آئے گا تو سائٹوپلازم میں اس پہ موجود نائٹروجینس بیس سیکوینس, یہ جو میں نے کلر سے دکھایا گیا ہے, یہ نائٹروجینس بیس سیکوینس ہیں جو اس کے اوپر موجود ہے. نائٹروجینس بیس سیکوینس یعنی اس پہ نائٹروجینس بیسز کی ایک خاص ترتیب موجود ہے, اور اسی ترتیب کو اب امینو ایسڈ کے ترتیب میں کنورٹ کرنا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانسلیشنز. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سائٹوپلازم میں آ جاتا ہے یہ میسنجر آر این اے, تو اس کے ساتھ ملتے ہیں ٹرانسفر آر این اے. ٹی آر این اے از اندر ٹائپ آف آر این اے. ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں امینو ایسڈ, یہ اپنے ساتھ امینو ایسڈ کو اٹھاتے ہیں. اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایم آر این اے پہ پہلی جو 3 نائٹروجن بیس کی ترتیب ہے اس کو کہا جاتا ہے کوڈون. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم آر این اے ہے, اس پہ یہ 3 نائٹروجینس بیسز لگی ہوئی ہیں 1 2 3. ان 3 نائٹروجینس بیس سیکوینس کو ہم کہتے ہیں کوڈون. اسی طرح سے سائٹوپلازم کے اندر موجود ہوں گے ٹی آر این اے, اس ٹی آر این اے پر بھی موجود ہوں گے 3 نائٹروجینس بیسز. اس کے اس 3 نائٹروجینس بیس کو ہم کہتے ہیں اینٹی کوڈون. اس کو اینٹی کوڈون کہا جاتا ہے. تو جب یہ پروٹین بناتے ہیں ہر کوڈون کے ساتھ اپنا اینٹی کوڈون منسلک ہوگا, اس کے ساتھ ملتا ہے, جس پہ یہ ٹی آر این اے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک امینو ایسڈ اٹھا لیتا ہے. تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان 3 نائٹروجینس بیسز کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیسیفک امینو ایسڈ. تو اس کے بدلے ٹی آر این اے وہ اسپیسیفک امینو ایسڈ اٹھائے گا اور وہ امینو ایسڈ لایا جائے گا آر آر این اے کے پاس.
RNA is another type of RNA. इसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA. ये राइबोसोमल RNA इससे अमीनो एसिड लेगा और उसको यहाँ पे फिक्स करवाएगा. ठीक है जी. अब दूसरा tRNA आएगा और वो यहाँ पे फिक्स होगा इधर. अब जो सेकंड 3 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है इसके साथ लगेगा, तो इसके बदले एक और अमीनो एसिड को उठाया जाएगा. इसके बदले एक दूसरा अमीनो एसिड उठेगा और वो अमीनो एसिड फिर से RNA के पास लाया जाएगा और RNA इसको यहाँ पे अरेंज करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन में. फिर अगला इसी तरह से इसके बदले जो 3 बेस सीक्वेंस है इसके बदले एक और अमीनो एसिड tRNA उठाएगा और इसको यहाँ पर लाया जाएगा. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे mRNA पे मौजूद बेस सीक्वेंस को अमीनो एसिड के तरतीब में तब्दील किया जा रहा है. हर 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस के लिए एक अमीनो एसिड को उठाया जाता है और उसको इस तरतीब में लगाया जाता है. तो इस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसलेशन. जब ये तमाम नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है, ट्रांसलेट हो जाती है, तो यहाँ पे ये बेसिस ख़त्म हो जाती है, कोडोन ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन मुकम्मल हो जाता है. तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन मुकम्मल होगा RNA उसको रिलीज़ कर लेगा और आपके पास आपका स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगा. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं. दोबारा से मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ. रिमेंबर, जब भी एक सेल प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन DNA के पास मौजूद होती है. सबसे पहले DNA प्रोटीन के जीन को अनजिप करेगा, उसको निकालेगा. तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि DNA मॉलिक्यूल अनजिप होगा, टूटेगा, जिससे एक सेगमेंट उसका एक स्ट्रैंड अलहदा होगा और वो दोबारा DNA मॉलिक्यूल खुद को रिपेयर कर लेगा. उससे जो स्ट्रैंड अलहदा हो जाता है उसको mRNA में तब्दील किया जाएगा. mRNA में तब्दील करने का ये तरीक़ाकार होता है कि इस स्ट्रैंड पे जहाँ कहीं आपके पास थायमीन मौजूद है, इस थायमीन को हटाया जाएगा और उसकी जगह यूरोसेल को लगाया जाता है. तो जब इसकी जगह सारे यूरोसेल लग जाते हैं थायमीन की जगह, तो आपके पास mRNA मुकम्मल हो जाता है, तैयार हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टेज मुकम्मल हो जाता है. इसके बाद ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और साइटोप्लाज्म में फिर होता है ट्रांसलेशन स्टेज. साइटोप्लाज्म के अंदर mRNA के अलावा 2 और RNAs होते हैं. एक को हम कहते हैं ट्रांसफर RNA और दूसरे को कहा जाता है राइबोसोमल RNA. ट्रांसफर RNA का काम होता है कि वो इस मैसेंजर RNA पे मौजूद बेस सीक्वेंस को ट्रांसलेट करता है. ट्रांसलेट किस चीज़ में करता है? ट्रांसलेट करता है अमीनो एसिड में. उसका तरीक़ाकार ये होता है कि mRNA पे पहले जो 3 बेस सीक्वेंस होते हैं, इन 3 नाइट्रोजनस बेस को अलहदा किया जाता है. इसको हम कहते हैं कोडोन. और इसी तरह से हर tRNA पे जो 3 बेस सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं एंटीकोडोन. तो कोडोन और एंटीकोडोन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं. तो हर कोडोन के लिए स्पेसिफिक एंटीकोडोन होगा. तो इसका मतलब ये होगा कि इस 3 बेसिस के लिए का मतलब एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है. तो इसके लिए वो tRNA आएगा जो इसके साथ कंप्लीमेंट्री होगा, उसके साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा, वो इसकी मदद से एक्टिवेट होगा और स्पेसिफिक अमीनो एसिड उठाएगा. वो अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA लाएगा RNA के पास और RNA उसको यहाँ पे फिक्स कर लेगा पॉलीपेप्टाइड चेन में. अब यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड लग जाता है. इसी तरह से फिर दूसरा tRNA आएगा, वो अगले जो 3 बेस सीक्वेंस है उसके लिए दूसरा अमीनो एसिड उठाएगा और वो दूसरा अमीनो एसिड भी RNA के पास लाया जाएगा, वो इसको यहाँ पे लगाते जाएंगे. तो इधर जो बेस सीक्वेंस है वो ट्रांसलेट होंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस में. तो जब ये सारे बेस सीक्वेंस जितने भी नाइट्रोजनस बेस की तरतीब है ये मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेट हो जाएगी, तो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन को RNA रिलीज़ कर लेता है और हमारा डिमांडेड प्रोटीन हमारे पास बन जाता है. तो यही है रोल ऑफ जीन इन द प्रोटीन सिंथेसिस. इसके साथ ये टॉपिक मुकम्मल हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما